हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लोड बैलेंसर के बारे में। ठीक है, तो अभी तक देखो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने क्या कवर किया था। लास्ट की वीडियो में हमारा टॉपिक था स्केलिंग के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने स्केलिंग समझी थी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केलिंग समझी थी, लोकल क्लाउड सर्वर समझा था और स्केलिंग की नीड क्या होती है हम लोगों ने वो समझा था। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ लोड बैलेंसिंग। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज़ वीडियो। तो देखो लोड बैलेंसिंग का जिक्र हम लोगों ने जो है पहले भी किया था यहाँ पर, जब हम लोग जो है स्केलिंग समझ रहे थे। स्केलिंग में जब हमने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का एग्जांपल देखा था तो वहाँ पर हम लोगों ने इसका जिक्र किया था। देखो एग्जांपल यहाँ पर देखा था, अगर याद होगा, पुरानी वीडियो देखी होगी स्केलिंग के ऊपर वाली। तो ये देखो यहाँ पर बताया था कि शॉप 1 है, शॉप 2 है, शॉप 3 है और इसमें जो है सारे शॉप्स में जो है कैपेसिटी है लोगों को बैठाने की 16 लोगों की एट ए टाइम। तो जब 8 करके लोग आ रहे थे इस रोड से, तो यहाँ पर एक बंदा हमने खड़ा कर रखा था इधर। तब वो ये देखता था बंदा कि किस शॉप में जो है जगह अवेलेबल है, उस जगह वो रिडायरेक्ट कर देता था बंदा। ठीक है, तो वैसा ही है कुछ यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं इधर स्केलिंग के बारे में, सॉरी लोड बैलेंसिंग के बारे में। तो लोड बैलेंसर क्या होता है, देखो सबसे पहले जब लोड बैलेंसर नहीं होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है। देखो यहाँ पर हमारे पास मान लो ये क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई। ठीक है, लेट सपोज इधर क्लाइंट से hमारे पास तमाम तरीके की रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो इफ़ लोड बैलेंसर इज़ नॉट देयर, सबसे पहला सिनेरियो ये देखते हैं। ठीक है, इफ़ लोड बैलेंसर इज़ नॉट देयर, जब लोड बैलेंसर अभी तक हुआ नहीं करता था तो क्या चीज़ें होती थी। लेट सपोज हमारे पास एक ये यहाँ पर रिक्वेस्ट 1 आई। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लेट सपोज रिक्वेस्ट 2 आई, इधर हमारे पास ये हमारी रिक्वेस्ट 3 है। ठीक है, और यहाँ पर लेट सपोज ये हमारा सर्वर है। ठीक है, ये हमारा सर्वर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर तुम्हारे पास n नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हो सकती हैं। ठीक है, n रिक्वेस्ट हो सकती हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब खाली ओनली 1 सर्वर है, ठीक है, अगर हमारे पास खाली ओनली 1 सर्वर है तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है इसकी अवेलेबिलिटी डाउन हो जाएगी। अवेलेबिलिटी जो है डाउन हो जाएगी। तुमने कई बार देखा होगा कि वेबसाइटें कभी कभी धीमे चल रही हैं, कुछ ऐसा होता है, रिस्पांस धीमे आ रहा है, अवेलेबिलिटी डाउन हो जाएगी, स्केलेबिलिटी भी डाउन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, और रिस्पांस टाइम जो होता है तुम्हारा, रिस्पांस टाइम वो भी तुम्हारा जो है डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी प्रॉब्लम जब तुम्हारा लोड बैलेंसर अभी नहीं होता है। सॉरी, लोड बैलेंसर अभी यहाँ पर कहानी में नहीं आया। अभी कहानी में प्रॉब्लम ये है तुम्हारी कि तुम्हारे पास सर्वर खाली एक है, ओनली 1 सर्वर आपके पास है। ठीक है, तो अभी क्या है कि रिक्वेस्ट आपके पास कई सारी आ रही हैं और सर्वर खाली आपके पास एक है, तो सारी रिक्वेस्ट जो है इसी सर्वर पर जा रही हैं। ठीक है, तो ये सर्वर अकेला हैंडल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका अभी फेज़ 1। अब यहाँ पर नीचे अगर हम फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 में क्या है यहाँ पर कि लेट सपोज आपके पास एक ये है रिक्वेस्ट 1। ठीक है, एक ये है रिक्वेस्ट 2, एक ये है रिक्वेस्ट 3। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिए, सर्वर आपने और ऐड कर दिए, एडिड सम सर्वर। आपने क्या करा, रिक्वेस्ट को डिवाइड करने के लिए डिफरेंट सर्वर में आपने कई सारे और सर्वर भी जो है ऐड कर दिए। अब लेट सपोज ये आपका सर्वर 1 है। ठीक है, लेट सपोज ये आपका सर्वर 2 है। ठीक है, नाउ लेट सपोज ये आपका सर्वर 3 है ये। ठीक है, अब लेकिन बस बात ये है कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही हैं यहाँ से, ये जो रिक्वेस्ट इधर से ट्रैवल करके आ रही हैं, इन रिक्वेस्ट को ये नहीं पता है कि हमें कौन से सर्वर में जाना है या किस सर्वर में लोड कम है। मान के चलो कि इस टाइम पे 75% लोड जो है वो सर्वर 3 पर अभी चल रहा है। 75% लोड जो है वो सर्वर 3 पे चल रहा है। सर्वर 2 पे चल रहा है अभी इस समय 25% लोड, 25% लोड जो है वो सर्वर 3 पे चल रहा है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट जो तुम्हारी सारी आ रही हैं उन रिक्वेस्ट को ये नहीं पता है कि अब हमें किस सर्वर पर जाना है डेटा को ढूंढने के लिए, या जो भी रिक्वेस्ट जिस चीज़ के लिए भी आई है। तो अभी लेट सपोज क्या है, सारी की सारी रिक्वेस्ट लेट सपोज सर्वर 3 पर ही आ जा रही हैं। ठीक है, सर्वर 3 पर ही आ जा रही है और इसका लोड 75% ऑलरेडी है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये अभी सर्वर यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, इसका सर्वर का जो यूटिलाइजेशन है वो 0% है। तो यहाँ पर इन रिक्वेस्ट को ये कोई बताने वाला नहीं है कि भाई जो सर्वर अभी खाली पड़े हुए हैं तुम उसको जा करके यूटिलाइज करो, ये इन सर्वर्स को बताने वाला कोई नहीं है। तो मतलब यहाँ पर इशू क्या है, यहाँ पर देयर इज नो बैलेंस ऑफ द लोड टू द सर्वर। यहाँ पर इशू ये है कि यहाँ पर जो है हमारे पास
कोई भी बताने वाला बंदा नहीं है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में यहाँ पर हमने बंदा खड़ा कर दिया था, वो ये चेक करता था कि किस रेस्टोरेंट में कैपेसिटी खाली है तो लोगों को वहीं भेजता था। वैसे ही यहाँ पर समझो कि यहाँ पर हमें कोई बताने वाला नहीं है कि कौन से सर्वर में भी जगह खाली है तो हम वहीं पर ही जाएँ, ठीक है, ये बताने वाला कोई नहीं है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर हमें समझ में आता है कि हमें लोड बैलेंसर की ज़रूरत चाहिए। फेज़ 1 क्या था, यहाँ पर हमारे पास कई सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए खाली एक ही सर्वर था। फेज़ 2 में क्या हुआ, हम लोगों ने और सर्वर ऐड कर दिए, ठीक है। फेज़ 2 में क्या हुआ, एडिड मोर सर्वर। फेज़ 2 में हम लोगों ने और सर्वर को ऐड कर दिया। लेकिन अब फेज़ 2 में प्रॉब्लम क्या हुई, इन सर्वर्स को पता नहीं है कि किधर हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, किधर हमको जाना है, किस सर्वर के पास जाना है, इस रिक्वेस्ट को पता नहीं है जो रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो ये रिक्वेस्ट रैंडमली जो है कहीं भी चली जाती हैं। ये रिक्वेस्ट सारी सर्वर 3 पे चली जा रही हैं। उनको पता ही नहीं है कि सर्वर 1 अभी एम्प्टी बैठा हुआ है, उसका यूटिलाइजेशन 0% है, तो भाई वहाँ पर चले जाओ, ठीक है। तो ये था तुम्हारा फेज़ 2। अब बात आती है फेज़ 3 की। फेज़ 3 क्या कहता है, लोड बैलेंसर इंट्रोड्यूस्ड। हम लोगों ने लोड बैलेंसर जो है इंट्रोड्यूस कर दिया। अब लोड बैलेंसर देखो क्या होता है, लेट सपोज कि यहाँ पर तुम्हारी एक रिक्वेस्ट ये है, ठीक है, रिक्वेस्ट 1, यहाँ पर तुम्हारी एक रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट 2, यहाँ पर तुम्हारी एक रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट 3, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर n नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। और तुम्हारी दूसरी बात, यहाँ पर अभी तक क्या था, तुम्हारे पास कितने सर्वर थे, 3 सर्वर थे। तो लेट सपोज कि ये तुम्हारा सर्वर 1 है, ठीक है, ये तुम्हारा सर्वर 2 है, ठीक है, और ये तुम्हारा सर्वर 3 है, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करा है, यहाँ पर एक लोड बैलेंसर लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक लोड बैलेंसर लगा दिया है, ठीक है। तो अभी करंटली क्या होगा, सारी रिक्वेस्ट जो है वो लोड बैलेंसर के थ्रू हो के ही जाएंगी, ठीक है। सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर लोड बैलेंसर के थ्रू होके देखो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। अभी क्या है, फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो समझो कि यहाँ पर अभी सर्वर 2 का जो यूटिलाइजेशन है वो है 75%, सर्वर 3 का जो है वो है 25% और इसका है 0%, ठीक है। और लेट सपोज यहाँ पर अभी 3 रिक्वेस्ट अभी लोड बैलेंसर के पास पड़ी हुई हैं। तो लोड बैलेंसर चेक करेगा किस सर्वर के पास सबसे कम कौन सा सर्वर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा आइडल बैठा है। तो सर्वर सबसे ज़्यादा आइडल यहाँ पर कौन बैठा है, साफ साफ इस नंबर से दिख रहा है कि 0% इसका यूटिलाइजेशन है, तो ये आइडल बैठा हुआ है। तो सारी की सारी रिक्वेस्ट जो हैं वो तुम्हारी रिक्वेस्ट 1 है, जैसे ये इधर चली गई, ये तुम्हारी क्या है रिक्वेस्ट 2 है, इधर चली गई। इसी तरीके से ये तुम्हारी रिक्वेस्ट 3 है, इधर चली गई। तो ये था यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ लोड बैलेंसर, ठीक है। तो लोड बैलेंसर किस लिए यूज़ होता है, लोड बैलेंसर इज़ अ काइंड ऑफ सर्वर which used to balance load of incoming request and divide all the request to each server accordingly। या फिर ये कह सकते हो अकॉर्डिंग टू यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो सर्वर लोड बैलेंसर की कहानी देखो यहाँ पर यही लिखी है जो हमने पूरी बताई है, ठीक है। लोड बैलेंसर क्या होता है, लोड बैलेंसिंग इज अ टाइप ऑफ सर्वर। लोड बैलेंसर क्या होता है, एक तरीके का काइंड ऑफ सर्वर है, ठीक है, विच डिस्ट्रीब्यूट्स इनकमिंग वेब ट्रैफिक एंड रिक्वेस्ट अक्रॉस मल्टीपल बैकएंड सर्वर। ये वही चीज़ है। लोड बैलेंसर का यूज़ करके हमारी स्केलेबिलिटी जो होती है एप्लीकेशंस की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लोड बैलेंस हम लोग प्रॉपरली कर रहे हैं अभी इधर, तो सारे सर्वर्स की जो है स्केलेबिलिटी क्या होगी, स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सारी रिक्वेस्ट को हम एक सही तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, ये देख करके कि कौन सा सर्वर खाली बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी रिक्वेस्ट, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, सारी की सारी रिक्वेस्ट जो है सर्वर 3 पे ही चली जा रही थी, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है इसकी स्केलेबिलिटी डाउन हो जाएगी, इसकी स्केलेबिलिटी डाउन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये काफ़ी हैवी लोड संभाल रहा है, तो इसका जो मे बी रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो भी घट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने लोड बैलेंसर को इंट्रोड्यूस कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, लोड बैलेंसर इज़ यूज्ड इन हॉरिजेंटल स्केलिंग। जी हाँ, लोड बैलेंसर कहाँ यूज़ होता है, हॉरिजेंटल स्केलिंग में।
while in horizontal scaling when we have multiple applications deployed over multiple server then somehow we need to divide and separate the traffic, ठीक है, so that no single server handles the huge traffic। तो जब हमारे पास कई सारे सर्वर्स होते हैं, कई सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि लेट सपोज ये हमारा था रिसोर्स 1, ठीक है, ये हमारा था रिसोर्स 2, ठीक है, ये हमारा था रिसोर्स 3। तो इस केस में हमें एक लोड बैलेंसर लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हुई होती है। देखो यहाँ पर अभी हमारे पास एक सर्वर था, अगर हम ये सर्वर की कैपेसिटी अभी मान लो, अगर इसकी कैपेसिटी 100 रिक्वेस्ट सर्व करने की है, बाद में इसकी कैपेसिटी को हम यहाँ से 100 से 200 कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने करंट रिसोर्स का ही कैपेसिटी बढ़ाई है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्टिकल स्केलिंग। और वर्टिकल स्केलिंग में लोड बैलेंसर की ज़रूरत नहीं होती है, वर्टिकल स्केलिंग में डजंट रिक्वायर लोड बैलेंसर, ठीक है। वर्टिकल स्केलिंग में लोड बैलेंसर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि खाली एक ही सर्वर होता है और हम करंट रिसोर्स का ही कैपेसिटी को बढ़ाते चले जाते हैं, उसी की फंक्शनलिटी को बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन जब हम करंट रिसोर्स की कई सारी डुप्लीकेसी बना लेते हैं, जैसे कि कई सारे डुप्लीकेट्स यहाँ पर ये बन गए, एक सर्वर 1 है, एक सर्वर 2 है, एक सर्वर 3 है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करी है, ठीक है। कौन सी स्केलिंग करी है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करी है, और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हमें लोड बैलेंसर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का। अब क्लासिफिकेशंस ऑफ डायनेमिक लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम्स, राउंड रॉबिन वगैरह ये सब पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये सब चीज़ों का यूज़ करके हम करते हैं। अब लोड बैलेंसिंग कैसे वर्क होती है वो हमने तुमको जस्ट अभी यहाँ पर समझाया, लोड बैलेंसिंग कैसे वर्क होती है एक बार फिर से समझा देंगे। जैसे कि एक रिक्वेस्ट 1 आ रही है, ये सिनेरियो में मान लो कई सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, एक रिक्वेस्ट ये है, एक रिक्वेस्ट ये है, ऐसे करके मान लो कई सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है। तो इस रिक्वेस्ट जो है सारी की सारी एक ही सर्वर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें वर्टिकल स्केलिंग करके काम चलाएंगे। हमने इसकी कैपेसिटी 100 रिक्वेस्ट से 200 रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है। लेकिन अब लेट सपोज यहाँ पर n की वैल्यू 300 हो गई, 300 रिक्वेस्ट सर्वर पर आ रही हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी पड़ेगी। हम इस सर्वर्स के मल्टीपल कॉपीज़ बना लेंगे, हमने इन सर्वर की मल्टीपल कॉपीज़ बना ली। अब हमारी कैपेसिटी अभी कितनी है, 300 रिक्वेस्ट सर्व करने की है, ठीक है। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि रिक्वेस्ट को हम कैसे कौन संभालेगा, रिक्वेस्ट को किधर सर्वर पर डिवाइड करना है, क्या देख के संभाल, मतलब कोई बंदा यहाँ होना चाहिए जो ये देखेगा कि ये सर्वर खाली है तो सारी रिक्वेस्ट इधर भेजो, ठीक है। अच्छा ये सर्वर अब खाली है तो सारी रिक्वेस्ट अब इधर भेजो। अच्छा ये सर्वर पूरा भरा हुआ है, 75% लोड है, इधर मत भेजो। ये काम कौन करेगा, ये कोई अभी तक था नहीं हमारे पास। तो यहाँ से हमारा जो है लोड बैलेंसर का इंट्रोडक्शन होता है। लोड बैलेंसर यहाँ पर जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी, लोड बैलेंसर के पास यहाँ पर जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो रिक्वेस्ट जो हैं सारी की सारी यहाँ पर लोड बैलेंसर देखेगा कि किस सर्वर के पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, कौन सा सर्वर जो है जो खाली बैठा हुआ है उसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है, वो उधर ट्रांसफ़र कर देगा लोड बैलेंसर, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई लोड बैलेंसर ये काम करेगा कैसे, मतलब कहने का मतलब ये है कि लोड बैलेंसर जो है किस सर्वर पर कोई एक एल्गोरिथम होगी, मतलब चलो वो ठीक है, ये देख लेगा कि इस सर्वर पर जगह खाली है, ये सब थ्योरेटिकल सुनने में ठीक लगता है, लेकिन एक्चुअल में लोड बैलेंसर कैसे काम करता है अब हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। हाउ लोड बैलेंसर वर्क्स। तो जब हम हैश फंक्शन में रिक्वेस्ट आईजी भेजेंगे और उसका मॉड करेंगे 4 से, तो यहाँ पर आएगी वैल्यू 3। इसका मतलब ये है कि ये रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर 3 के पास जानी चाहिए, ठीक है, सर्वर 3 के पास जानी चाहिए। अब उसके बाद हम हैश फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट आईडी डालेंगे 15 और उसका मॉड करेंगे 4 से, तो उसकी वैल्यू आई जाएगी फिर से 3। देखो सेम चीज़ इधर बताई हुई है, तो हम इसको रिडायरेक्ट कर देंगे सर्वर 3 की तरफ, ठीक है। हम लोग इसको रिडायरेक्ट कर देंगे सर्वर 3 की तरफ। इसी तरीके से इस हैश फंक्शन में हम डालेंगे 12 और इसको मॉड करेंगे 4 से, तो आ जाएगा 2, ठीक है। इसको मॉड करेंगे 4 से तो सॉरी आ जाएगा 4, 0 आ जाएगा, 12 को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसका रिजल्टेंट 0 आएगा। तो अब ये चला जाएगा 0 सर्वर के पास, 0th सर्वर के पास। इस तरीके से जो है तुम्हारी रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होगी इधर से उधर। फिर से समझ में आई ये चीज़ मतलब समझ में आई। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। देखो ये तुम्हारा था हैश फंक्शन, इसमें तुमने रिक्वेस्ट आईडी पास करी 3, इसका मॉड किया 4 से, तो रिजल्ट आया 3। इसका मतलब ये होता है कि कौन से सर्वर को रिक्वेस्ट जानी है, तो 3rd सर्वर को रिक्वेस्ट आ गई। सिमिलरली रिक्वेस्ट 2 की आईडी क्या थी 15, हमने हैश फंक्शन में रिक्वेस्ट 2 की आईडी डाल दी 15, डिवाइड बाई किया इसको 4 से, रिजल्ट आया 3, तो मतलब 3rd सर्वर पर रिडायरेक्ट कर दो। इसी तरीके से हैश फंक्शन था हमारा, इधर रिक्वेस्ट आईडी थी 12, उसको हमने मॉड किया 4 से, रिजल्ट आया 0, तो हमने इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो जाती है तुम्हारी हैशिंग। लेकिन अब यहाँ से एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम तुम्हारी ये आती है, हम इधर इसको एक कॉपी बना लेते हैं इस डायग्राम की और फिर समझाते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है। तो ये देखो डायग्राम की इधर कॉपी बना ली है, ठीक है। अभी इधर हम जो है तुमको ये समझाएंगे कि प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर
इस चीज़ के साथ, अभी इस अप्रोच के साथ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब हम प्रॉब्लम विद हैशिंग समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे? प्रॉब्लम विद हैशिंग, प्रॉब्लम विद हैशिंग, ठीक है। देखो एक चीज़ यहाँ पर ये भी होती है, तुम लोगों को समझाएंगे पहले प्रॉब्लम विद हैशिंग समझाने से पहले, कि यहाँ पर अगर हर बार रिक्वेस्ट की आईडी 3 आएगी लेट सपोज, या फिर रिक्वेस्ट की आईडी 15 आएगी, या फिर रिक्वेस्ट की आईडी 12 आएगी, और हमारे नंबर ऑफ सर्वर जो हैं वो फिक्स है, n की वैल्यू 4, ठीक है। नंबर ऑफ सर्वर n की वैल्यू है जो फिक्स है, तो क्या हमारा आउटपुट हर बार सेम नहीं आएगा? खुद सोचो, अगर रिक्वेस्ट आईडी हमेशा 3 रहेगी और हमारे नंबर ऑफ, ये जो रिक्वेस्ट आईडी है ये भी सेम है, ठीक है, और हमारा जो नंबर ऑफ सर्वर है वो भी सेम है, तो हर बार जब इस हैश फंक्शन से रिक्वेस्ट आईडी निकलेगी तो ये हर बार इधर ही जाएगी, ठीक है। तो हम लोग ने क्या सोचा कि यार इस रिक्वेस्ट की, ये जो रिक्वेस्ट आईडी आ रही है इसका कुछ डेटा को हम कैश कर लेते हैं, ताकि हमें जब रिस्पॉन्स भेजेंगे इस रिक्वेस्ट के ऊपर, मतलब जिधर जिसने भी रिक्वेस्ट करी होगी, मान लो इधर ये कोई बंदा है, ठीक है, उसने ये रिक्वेस्ट मारी है, इधर ये कोई बंदा है उसने ये रिक्वेस्ट मारी है, इधर ये कोई बंदा है उसने ये रिक्वेस्ट मारी है, ठीक है। तो जैसे ये बंदे की रिक्वेस्ट आईडी हर बार 3 होगी और वो सेम हैश फंक्शन से पास होकर जब उसका मॉड 4 से होगा नंबर ऑफ सर्वर से, तो वो हर बार सर्वर 3 पे जाएगी। तो हम लोग सोचेंगे कि इस आईडी 3 वाले रिक्वेस्ट का डेटा को हम कुछ कैश कर लेते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, हम रिस्पॉन्स तुरंत दे पाएँ। तो लेट सपोज ये हमारी जो है कैश मेमोरी है, ठीक है, इस सर्वर की, हमने इस सर्वर की कैश मेमोरी में लेट सपोज नेम स्टोर कर लिया और एज स्टोर कर ली, कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल, कुछ एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमने स्टोर कर ली, ठीक है। उसी तरीके से ये जो सर्वर 0 है, उसी तरीके से ये जो सर्वर 0 है ये इसकी कैश मेमोरी है, तो इसकी कैश मेमोरी में भी हम लोगों ने ये नेम, लेट सपोज नेम को स्टोर कर लिया और एज को स्टोर कर ली। नेम समझ लो हमने रख दिया यहाँ पर राम और एज रख दी 23, यहाँ पर हमने नेम रख दिया मान लो श्याम और एज 24, ठीक है। तो अब हमको पता है कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है जिसकी आईडी 3 है तो उसका डेटा हम पहले से ही निकाल के रख लेंगे, मतलब रिक्वेस्ट आ भी नहीं पाएगी। मतलब देखो रिक्वेस्ट आईडी इसकी क्या रहेगी, 3 रहेगी, सर्वर हमारे फिक्स हैं 4, तो हमको पता है कि ये रिक्वेस्ट कहाँ जाने वाली है, सर्वर 3 पे जाने वाली है, तो हमने उसका डेटा पहले से निकाल के रखा हुआ है। कितना आसान हो गया है ना। रिक्वेस्ट आईडी 15 वाली कोई आएगी तो हमें पता है कि ये कहाँ जाने वाली है, सर्वर 3 पे जाने वाली है, ठीक है। तो इस रिक्वेस्ट इसका भी हमने जो है पहले से निकाल कर रखा हुआ है, ठीक है। अब मान लो रिक्वेस्ट आईडी 12 है, ये कहाँ जाने वाली है, ये जो है मान लो ये रिक्वेस्ट आईडी 3 का डेटा था, कैश में पड़ा हुआ है, रिक्वेस्ट 3 का डेटा था, ठीक है। इसी तरीके से रिक्वेस्ट 15 का भी डेटा जो है हमने इस तरीके से कैश में मान लो नेम इक्वल्स टू PQR, एज इक्वल्स टू 25 हमने स्टोर कर रखा है इस तरीके से दोनों रिक्वेस्ट का डेटा कैश में अपनी। रिक्वेस्ट आईडी 12 कहाँ जाएगी, हमेशा हर बार पता है कि हमें सर्वर 0 पे जाएगी। तो एक बेनिफिट यहाँ पर ये हो गया कि जब सर्वर नंबर ऑफ सर्वर जब फिक्स्ड होते हैं और रिक्वेस्ट आईडी भी वही होती है तो हमें पता होता है कि रिक्वेस्ट जाने कहाँ वाली है, तो हम उसको पहले से ही कैश कर लेते हैं। प्रॉब्लम अब आएगी यहाँ से, ठीक है। अभी क्या है, तुम्हारी ये वैल्यू फिक्स है, ठीक है, नंबर ऑफ सर्वर की वैल्यू जो है वो तुम्हारी फिक्स है इधर, ठीक है, नंबर ऑफ सर्वर की वैल्यू तुम्हारी फिक्स है इधर, ठीक है। तो भाई अगर इन केस लेट सपोज फ्यूचर में कभी नंबर ऑफ सर्वर बढ़ जाते हैं, लेट सपोज कहानी अब ये है यहाँ पर, अगर नंबर ऑफ सर्वर तुम्हारे बढ़ गए, इधर सर्वर 5 आ गया या सर्वर 4 है सॉरी, तब तुम क्या करोगे, तब तुम्हारी n की वैल्यू किधर क्या हो जाएगी, n की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो 3 का मॉड जब तुम 5 से करोगे तो वो कहाँ जाएगा, 3 पे जाएगा, ठीक है। तो वो कहाँ जाएगा, 3 पे जाएगा। तो उस केस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इस केस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारा इसी पे ही रिक्वेस्ट जा रही है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जब 15 को तुम डिवाइड बाय करोगे 5 से, तब क्या आएगा, तब तुम्हारा आ जाएगा 0 रिजल्ट में। तो भाई इस रिक्वेस्ट, ये जो रिक्वेस्ट है यहाँ से कट हो जाएगी ये रिक्वेस्ट, ठीक है, ये रिक्वेस्ट यहाँ से कट हो जाएगी, ये रिक्वेस्ट अब कहाँ चली जाएगी, सर्वर 0 पे चली जाएगी ये रिक्वेस्ट, ठीक है। उसी तरीके से जब 12 को डिवाइड बाय करोगे 5 से तो ये क्या दे देगा तुमको, 2 दे देगा, ठीक है। तो ये सेकंड सर्वर पर चला जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम तुम समझ रहे हो यहाँ से क्या हुई, लिंक करना शुरू हो। रिक्वेस्ट आईडी 15 का डेटा कहाँ स्टोर था, सर्वर 3 पे। रिक्वेस्ट आईडी 15 थी, ये पहले कहाँ जाती थी रिक्वेस्ट आईडी 15, ये देखो यहाँ आती थी, सर्वर 3 पे आती थी, ठीक है। और इसका डेटा हमने देखो रिक्वेस्ट आईडी 15 का यहाँ स्टोर कर रखा है, ठीक है। अब क्या है, रिक्वेस्ट आईडी 15 जो है कहाँ जाने लग गई, सर्वर 0 पे जाने लग गई। तो अब यहाँ पर रिक्वेस्ट आईडी 15 का डेटा क्या हमारे पास इधर अवेलेबल है, नहीं है अवेलेबल, तो फिर से उसको वो एक मेहनत का काम करना पड़ जाएगा कैश में डालने का, ठीक है।
उसी तरीके से अब रिक्वेस्ट आईडी 12 का डेटा हमें पता था कहाँ था, पहले कहाँ जाती थी रिक्वेस्ट आईडी 12, रिक्वेस्ट आईडी 12 तुम्हारी पहली जाती थी सर्वर 0 पे, ठीक है, ये देखो ये सर्वर 0 है, रिक्वेस्ट आईडी 12 का डेटा तुम्हें यहाँ मिलता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, रिक्वेस्ट आईडी 12 कहाँ जाती है, सर्वर 2 पे। तो क्या ये जो तुम्हारा रिक्वेस्ट आईडी 2 का डेटा है, क्या वो तुमको यहाँ पर रिक्वेस्ट आईडी 12 का डेटा क्या तुमको यहाँ पर मिलेगा, सर्वर 3 पे नहीं मिलेगा, सर्वर 2 पे नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम होती है हैशिंग के साथ। प्रॉब्लम फिर क्या होती है समझ में आए, इफ़ नंबर ऑफ सर्वर गेट्स इंक्रीज्ड then all the request get redirected to new server, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में यही कहानी इधर हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। Let's suppose as of now we have 4 server and in future we have added one more server called S4. Our whole scenario will get changed. Previously we are using hash function record ID number of server, but now number of server is changed, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच क्या है, फॉर द सेम हैश फंक्शन ऑलवेज वी गिव्स द सेम आउटपुट, सो द सेम क्लाइंट रिक्वेस्ट इज रिडायरेक्टेड टू द सेम सर्वर। ये तो हमें पता ही था कि अगर रिक्वेस्ट आईडी सेम रहती है हर बार और सर्वर भी सेम रहते हैं, नंबर ऑफ सर्वर, तो हमें हमेशा पता है कि वो रिक्वेस्ट किस सर्वर पर जाने वाली है, ठीक है। टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस हम लोग सर्वर में कुछ डेटा को कैश कर लेते हैं, हम लोग ने कैश करना शुरू कर दिया जब हमको ये पता लगा कि ये रिक्वेस्ट आईडी जो है ये तो हर बार इसी सर्वर के पास आने वाली है, रिक्वेस्ट आईडी 3 जो है हर बार ये तो सर्वर 3 पे ही आने वाली है, रिक्वेस्ट आईडी 15 जो है ये भी सर्वर 3 पे आने वाली है। तो हमने कुछ डेटा को कैश करना शुरू कर दिया ताकि हमें जो है चीज़ें एक्सेस करने में आसानी हुए। प्रॉब्लम वहाँ आती है, बट व्हाट विल हैपन व्हेन वी ऐड अ न्यू सर्वर, नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ hx डिवाइड बाय n+1। मतलब नंबर ऑफ सर्वर जब चेंज हुआ तो जब तुम रिक्वेस्ट आईडी का मॉड करोगे किसी नई वैल्यू से तो नया आउटपुट आएगा, तो रिक्वेस्ट फिर वहाँ चली जाएगी। जैसे कि ये रिक्वेस्ट आईडी 3 जो थी तुम्हारी, रिक्वेस्ट आईडी 3 जो थी तुम्हारी पहले जाती थी सर्वर 3 पे, अब ये आ रही है किधर, सर्वर अभी भी 3 पे आ रही है। ये चलो एक तुम्हारा एक एक्सेप्शनल केस है। रिक्वेस्ट आईडी 15 जो है तुम्हारी ये पहले कहाँ जाती थी, सर्वर 3 पे जाती थी, अब कहाँ जा रही है, सर्वर 0 पे जा रही है। देखो पहले 3 पे जाती थी ये, अब कहाँ जा रही है, सर्वर 0 पे जा रही है, ठीक है। तो ये थी प्रॉब्लम्स तुम्हारी हैशिंग की। अब यहीं से ये एक लिमिटेशन हो गई हैशिंग की, ठीक है। ये थोड़ी कहानी इधर लिखी हुई है, तुम देख सकते हो। ये कहानी से हमको ये पता चलता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम होती है हैशिंग के साथ, इसलिए पिक्चर में एक नया बंदा आता है। पिक्चर में नया बंदा कौन आता है, उसका नाम क्या है पता है, उसका नाम है कंसिस्टेंट हैशिंग। उसका नाम है कंसिस्टेंट हैशिंग। तो कंसिस्टेंट हैशिंग हमारा होने वाला है नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा इसी के साथ खत्म होता है और इधर डन हम लोग ने इधर लिख दिया है लोड बैलेंसिंग के आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रॉब्लम विद लोड बैलेंसिंग एंड व्हाट इज कंसिस्टेंट हैशिंग। तो लोड बैलेंसिंग में जब हम हैशिंग को यूज़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है जब हम सर्वर को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब कंसिस्टेंट हैशिंग उस चीज़ को कैसे सुधारता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भाई कमेंट करके जरूर बताना। तुम्हारा एक कमेंट आगे आने वाली 10 वीडियो के लिए हमें मोटिवेट करता है। तो कमेंट करने में बिल्कुल भी झिझके ना इस चीज़ पे, ठीक है। बिल्कुल भी इस चीज़ पे सोचे ना कि कमेंट क्या करना है, कुछ भी लिख दोगे एक शब्द तो भाई वो मोटिवेट करेगा हमें। तो प्लीज़ कमेंट जाके कमेंट किया करो कमेंट सेक्शन में जाके। ओके बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।